नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऐप की जो शुरू तो हुई थी दोस्तों से गपशप करने के लिए, लेकिन आज एक विशाल फिनटेक सुपर ऐप बन चुकी है। जी हाँ, हम वाइबर की उस दुनिया में उतरेंगे जो सतह के नीचे काफी गहरी और जटिल है। तो इस सफर में हम किन किन पहलुओं पर चर्चा करेंगे? पहला, ऐप का सेटअप। दूसरा, फीचर्स और सीक्रेट चैट्स। तीसरा, एन्क्रिप्शन का पैराडॉक्स। चौथा, 2026 का फिनटेक एवोल्यूशन। और आखिर में कॉमर्स वर्सेस सर्वाइवल की कश्मकश। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी ऐप का सेटअप, जो बिल्कुल सरफेस लेवल पर है। अगर हम सिर्फ आंकड़ों की बात करें ना, तो इसका ग्लोबल फुटप्रिंट सच में हैरान करने वाला है। 500 मिलियन से ज्यादा बार इसे डाउनलोड किया जा चुका है और पूरी दुनिया में लगभग 200 मिलियन लोग ऐसे हैं जो हर महीने इसका एक्टिव रूप से इस्तेमाल करते हैं। मतलब कम्युनिकेशन के मैदान में ये कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। और इतने बड़े यूजर बेस का एक बड़ा कारण है इसकी सरलता। नया अकाउंट बनाना आज भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस अपना फोन नंबर डालिए, एसएमएस या ऑटोमेटेड कॉल से वेरीफाई कीजिए और अपना नाम, प्रोफाइल पिक्चर और डेट ऑफ बर्थ सेट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ इसलिए मांगी जाती है ताकि दोस्तों को बर्थडे नोटिफिकेशंस भेजे जा सकें। दिखने में ये बहुत ही बेसिक और आम लगता है, लेकिन आगे चलकर यही छोटी छोटी डिटेल्स एक बहुत बड़े फाइनेंशियल इकोसिस्टम की नींव बनती हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इस ऐप के फीचर्स और सीक्रेट चैट्स जो बिल्कुल सतह के ठीक नीचे छिपे हैं। अगर हम इसकी तुलना इसके सबसे बड़े कंपेटिटर्स जैसे व्हाट्सएप से करें, तो कुछ दिलचस्प फर्क नजर आते हैं। व्हाट्सएप में चैट्स को छुपाने के लिए सिर्फ आर्काइव करने का ऑप्शन होता है। वहीं वाइबर एक बड़ा यूनिक फीचर देता है, सीक्रेट चैट्स। इसमें मैसेजेस एक तय समय के बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाते हैं, जो प्राइवेसी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि इसके ग्रुप चैट्स में मैक्सिमम 250 लोग ही जुड़ सकते हैं, जबकि बाकी कंपेटिटर्स 1024 तक की सुविधा दे रहे हैं। लेकिन जब हम इसके इंटरफेस को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं तो एक पूरा का पूरा मार्केट प्लेस सामने आ जाता है। एक तरफ वाइबर आउट है, जिससे इंटरनेशनल लैंडलाइन पर काफ़ी सस्ते रेट्स में कॉल किया जा सकता है। फिर एक बहुत बड़ा स्टिकर मार्केट है, जहां तरह तरह के पेड ग्राफिक्स खरीदे जा सकते हैं। इसके साथ ही हिडन चैट्स और पब्लिक कम्युनिटीज जैसे फीचर्स भी हैं। यानी ये अब सिर्फ एक साधारण चैट बॉक्स नहीं रह गया है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, द एन्क्रिप्शन पैराडॉक्स, यानी प्राइवेसी और कॉन्टेक्स्ट के बीच की कश्मकश। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि वर्जन 6.0 के बाद से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो क्रिप्टोग्राफिक कीज हैं वो सिर्फ यूजर्स के अपने मोबाइल डिवाइस पर ही होती हैं। मैसेजेस और कॉल्स बिल्कुल एक सिक्योर वॉल्ट की तरह लॉक रहते हैं। यहाँ तक कि खुद प्लेटफॉर्म भी इन मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता। ऊपर से देखने पर तो ये परफेक्ट प्राइवेसी लगती है ना? लेकिन असल कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। भले ही भेजे गए मैसेज का कंटेंट पूरी तरह सुरक्षित हो, लेकिन मैसेज के आसपास का जो माहौल है, जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं, वो छिपा नहीं है। प्लेटफॉर्म इस मेटा डेटा लेयर को लगातार ट्रैक करता है। कौन किसको मैसेज कर रहा है, किस वक्त कर रहा है और किस ज्योग्राफिकल लोकेशन से कर रहा है। ये सब डेटा जमा करके एक बड़ा सा सोशल ग्राफ तैयार किया जाता है और फिर इसी डेटा का इस्तेमाल होता है टारगेटेड एड्स चलाने और अलग अलग अनोमलीज को डिटेक्ट करने के लिए। यहीं से हमारे चौथे हिस्से की शुरुआत होती है, 2026 का फिनटेक एवोल्यूशन, जहां चीजें सच में काफी गहरी हो जाती हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही अजीब सा सवाल उठता है। एक आम मैसेजिंग ऐप अचानक से एक हाईली रेगुलेटेड बैंकिंग सिस्टम में क्यों तब्दील हो गया? सोचिए, हम सिर्फ किसी दोस्त को एक साधारण सा हेलो भेजना चाहते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ऐप लगातार वर्चुअल वीजा डेबिट कार्ड्स ऑफर करने में लगी है। यूजर्स को बार बार पॉपअप्स दिखाए जाते हैं जो उन्हें जबरदस्ती फाइनेंशियल सर्विसेज लेने पर मजबूर करते हैं। एक चर्चा में आई ये लाइन इस अजीब सिचुएशन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। एक मॉडर्न मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करना आजकल कैसा लगता है? जैसे हम किसी पोस्ट ऑफिस में एक छोटा सा खत भेजने गए हों और वहां काउंटर पर बैठा क्लर्क हमसे जबरदस्ती एक चेकिंग अकाउंट खुलवाने की जिद करने लगे। सिर्फ दोस्तों से कनेक्ट रहने के लिए बनाई गई ऐप में ऐसी अग्रेसिवली बेची जाने वाली कॉर्पोरेट सर्विसेज का सामना करना सच में काफी अजीब और थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है।
और ध्यान दीजिए, ये कोई छोटा-मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। यूके बुल्गारियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पैनेटिक्स की मदद से इस चैट ऐप के बिल्कुल अंदर ही अब तक 1 मिलियन से भी ज्यादा डिजिटल वॉलेट्स खोले जा चुके हैं। 1 मिलियन, यानी एक आम चैट इंटरफेस के अंदर वाइबर पे जैसा एक पूरा कॉम्प्लेक्स बैंकिंग इकोसिस्टम स्मूथली चल रहा है, जो लोग धड़ल्ले से पीयर टू पीयर पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह की विशाल फाइनेंशियल बदलाव के लिए 2026 में कई नए नियम और पॉलिसीज लागू करनी पड़ी। एक नई फेयर यूसेज पॉलिसी आई, नए ई सिम सर्विसेज बेचने के लिए शर्तें आईं और डेटा प्रोसेसिंग के नए नियम जोड़े गए। एक सिंपल मैसेजिंग टूल के लिए नए फीचर्स और सख्त बैंकिंग रेगुलेशंस के बीच संतुलन बनाना सच में एक बड़ा और जटिल कदम था। और इन सब के साथ प्राइवेसी मैनेज करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। नए AI चैट असिस्टेंट्स और कॉलर आईडी स्पैम प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स आने के बाद अब यूजर्स को लंबी चौड़ी सेटिंग्स और चेक बॉक्सेस से होके गुजरना पड़ता है, ये तय करने के लिए कि उनका बिहेवियरल डेटा आखिर कैसे और कहां इस्तेमाल किया जाएगा। हर नए फीचर के साथ हमारा अपने डेटा को कंट्रोल करने का बोझ और भी बढ़ जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर, भाग 5, कॉमर्स वर्सेस सर्वाइवल। ये देखना काफी दिलचस्प है कि आम दिनों में जो ऐप स्टिकर्स, मार्केटेड एड्स और वीजा कार्ड बेचने में पूरी तरह बिजी रहती है, वही ऐप किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा के समय एक बेहद जरूरी सर्वाइवल टूल बन जाती है। ऐसे वक्त में इंजीनियर्स को अपने सिस्टम का कोड डायनामिकली एडजस्ट करना पड़ता है। वो कमर्शियल ट्रैफिक को रोकते हैं ताकि इमरजेंसी मैसेजेस बिना रुकावट और कम इंटरनेट बैंडविड्थ में भी तुरंत लोगों तक पहुंच सके। लेकिन इसी मेटा डेटा हार्वेस्टिंग का एक खतरनाक पहलू भी है, जिसे समझने के लिए ब्लास्ट रेडियस मेट्रिक का इस्तेमाल होता है। क्योंकि मार्केटिंग के नाम पर प्लेटफॉर्म ने पहले से ही हमारे और हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच के रिश्तों का एक सोशल ग्राफ बना लिया है, तो फ्रॉड करने वाले स्कैमर्स और AI डीप फेक्स इस ग्राफ का फायदा उठाते हैं। वो बिल्कुल ठीक उन्हीं पारिवारिक सदस्यों को टारगेट करके फ्रॉड करते हैं जिनसे हमारी सबसे ज्यादा चाट होती है, जिससे उनकी पकड़ में आना और भी मुश्किल हो जाता है। इन सभी मुद्दों को देखते हुए ध्यान सिग्नल जैसी ऐप्स की तरफ जाता है। सिग्नल जैसी ओपन सोर्स ऐप पूरी तरह से नॉन प्रॉफिट, प्राइवेसी और बेहतरीन इंक्रिप्शन देती है। वहाँ कोई ट्रैकर्स या थर्ड पार्टी एड्स नहीं है, लेकिन इस शानदार प्राइवेसी का एक नुकसान भी है। ये एक बिल्कुल अकेला और सुनसान डिजिटल वॉल्ट बनकर रह जाता है, क्योंकि वहाँ आमतौर पर दोस्तों और परिवार का वो बड़ा नेटवर्क मौजूद नहीं होता जो मेन स्ट्रीम ऐप्स पर होता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाता है। क्या एक फाइनेंशियल सुपर ऐप की बेहतरीन सुविधाएं इतनी जरूरी है कि इसके बदले मेटा डेटा हार्वेस्टिंग और कॉर्पोरेट सर्वेलेंस की ये छिपी हुई कीमत चुकाई जाए? एक साधारण सी कम्युनिकेशन ऐप अब जिंदगी के हर पहलू से जुड़ चुकी है। ऐसे में हम क्या चुनते हैं, ये आज के दौर का एक बड़ा सबक है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।